नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। ये हमारा श्वसन तंत्र का दूसरा भाग है। पहले भाग में ये देखा था हमने कि सभी प्रकार के जंतुओं में किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, कौन कौन से श्वसन अंग हैं। आइए हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। मानव श्वसन तंत्र, हम ये जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है, यानी वायु वाला श्वसन होता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन काम में आती है, यानी अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो तंत्र होगा वो मानव श्वसन तंत्र होगा। और श्वसन अंग की बात करें तो वो अंग होंगे फेफड़े। फेफड़े एक ऐसे अंग है, संवहनी अंग है, जो हवा को अंदर भर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। अर्थात यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका आदान प्रदान होता है। फेफड़ों की खास बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्थलीय जंतुओं में ही पाए जाते हैं, किसी भी जलीय जीव के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैव विकास के क्रम में, अर्थात जब इवोल्यूशन हुआ है तो उसमें स्थलीय अनुकूलन, एक प्रकार से जब स्थलीय जंतुओं का विकास हुआ है तो धीरे धीरे लंग्स का डेवलपमेंट हुआ है। मानव श्वसन तंत्र को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला चरण होगा गैसों का आदान प्रदान, गैस एक्सचेंज। देखो ये गैस एक्सचेंज भी 2 जगह होगा, एक होगा फेफड़ों में और दूसरा होगा उत्तकों में। और थोड़ा सा इसके अंदर फर्क होता है, 2 स्थल हैं, क्योंकि एक जगह ऑक्सीजन को ली जाएगी, एक जगह उस प्रकार से थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम देख लेंगे। दूसरा हम देखते हैं गैसों का आदान प्रदान होने के बाद में उनको पहुंचाना पड़ेगा, यानी गैसों का परिवहन होगा। अर्थात जैसे ये अंगुली काम कर रही है तो इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो फेफड़ों से वो ऑक्सीजन यहाँ तक भी लानी होगी और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको वापस भी लेके बाहर निकालने की क्रिया, इसको हम बोलेंगे परिवहन। ये ब्लड की सहायता से की जाती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट क्रिया पढ़ेंगे हम श्वसन। श्वसन का तात्पर्य ये है कि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं और जो हमने ऑक्सीजन ली है उससे किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये 3 क्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। एक सवाल से अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल ऐसे है कि श्वसन अंग है, बहुत सा सरल सा सवाल है। अभी अभी मैंने इसका आंसर भी बताया आपको, जैसे सबसे पहले दे दिया फेफड़े, नाक, उपरोक्त दोनों और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो अब फेफड़े उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि 2 विकल्प यहाँ पे ऐसे आ गए हैं। तो हमें 2 में जब दोनों ही विकल्प सही हो तो हमें उस विकल्प का चयन करना चाहिए जो ज्यादा अच्छा है, और यहाँ ज्यादा अच्छा है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बात अभी आप बोलेंगे कि सर आपने कहा कि श्वसन अंग तो मनुष्य का श्वसन अंग तो फेफड़े है। वास्तव में देखा जाए तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। वो आदान प्रदान किस स्थल है? वास्तव में जो श्वसन की परिभाषा मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी, मैं फिर बता रहा हूं कि ये हम जो भोजन करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को ही, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी, इसी क्रिया को कहा जाता है श्वसन। अर्थात भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया फेफड़ों में नहीं होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अगर ऑक्सीजन काम में आती है तो वो ऑक्सीश्वसन हो जाएगा, और ये वाली जो क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हम श्वसन की परिभाषा में ध्यान होगी तो ही हम सही उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि ये तो गैसों के आदान प्रदान के स्थल हैं। लेकिन अगर जनरली पूछे कि मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है, तो फेफड़े है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये एक सूक्ष्म लेवल की बात थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। 3 भागों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गैसों का आदान प्रदान पढ़ेंगे, फिर परिवहन पढ़ेंगे और उसके बाद में श्वसन। तो सबसे पहले गैसों का परिवहन, गैसों का आदान प्रदान। आदान और प्रदान दोनों है, यहाँ पे एक्सचेंज, लिया जाएगा और दिया भी जाएगा। इसको समझने के लिए हमें अपने श्वसन तंत्र को समझना होगा। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी तंत्र और एक निचला तंत्र। ऊपरी तंत्र की बात करें, एक हो गया ऊपरी तंत्र और दूसरा हो गया निचला तंत्र। अभी ऊपरी और निचला क्या है? देखो एक ही चित्र बनाएंगे तो थोड़ा लंबा चित्र हो जाएगा, इसलिए इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। हमारा ऐसे मान लो कंठ है, कंठ से नीचे वाला जो फेफड़े जो आएगा वो नीचे वाला तंत्र कहलाएगा। इससे ऊपर जैसे नाक है, नासा हुआ है, ये सब चीजें ऊपरी तंत्र में आएगी। तो ऊपरी तंत्र में हम जानते हैं सबसे पहले अपने जैसे नाक होते हैं,
नॉस्ट्रिल, और इस नॉस्ट्रिल की सहायता से हवा अंदर जाएगी। कई बार तो छोटे बच्चों को तो ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमारे नाक कितने हैं। हमारा नाक है एक, और अपने नासा द्वार, नाक जो छिद्र हैं वो है 2, और ये भी आगे जाके एक ही हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो ये एक नॉस्ट्रिल है, और चित्र इस तरह से लिया गया है कि दूसरा इसके पीछे की ओर है, इस प्रकार से। और यहां से ये थोड़ा अपना मूछें होती है यहाँ पे ये लगे हुए हैं होठ, इस प्रकार से। तो यहां पर लगे रहते हैं दांत, और ये जो गुहा कहलाती है ये कहलाती है मुख गुहा। यहां से ये थोड़ा बड़ा चेंबर हो जाता है इधर से आके, और ये गुहा फिर इधर से आती है इस प्रकार से, और ये वाला भाग ये इससे मिला हुआ रहता है। अब देखो यहाँ हमारे होता क्या है, वैसे तो मैंने पाचन तंत्र में भी बताया है कि हम मुख से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी सांस ले सकते हैं, अर्थात दोनों की ओपनिंग, दोनों एक जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं, खुलते हैं। यहां से जब इसको निकला जाता है तो यहाँ पे एक ऐसी संरचना पाई जाती है, और ये भी संरचना थोड़ी इस प्रकार से इधर क्या है फूली हुई रहती है, ऐसे रहती है। अब इसको समझो, ये जो मैंने बनाया है ये ऊपरी श्वसन तंत्र बनाया है, ये जैसे स्टार्ट होगा यहां से नासा छिद्र से, नासा द्वार भी कह सकते हैं हिंदी में, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल सबसे पहले हवा जाएगी नॉस्ट्रिल। अब देखो नॉस्ट्रिल से जैसे थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये आएगी नेजल कैविटी, यानी नासा गुहा। मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ या किसी में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है, आप याद रखना। इसको बोलेंगे नेजल कैविटी, हिंदी में बोलेंगे नासा गुहा। देखो नासा गुहा में 2 कार्य होते हैं। एक तो यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं, और वो बाल क्या करते हैं, धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। तो एक प्रकार से फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। हवा में जो भी धूल के कण या बड़े कण हैं उनको वो रोक लेते हैं, अंदर श्वसन तंत्र में नहीं जाने देते। उसके बाद में यहाँ पर ये जो चेंबर होता है ना, यानी नेजल कैविटी होती है, यहाँ पे एक पदार्थ निकलता है श्लेष्मा, और ये श्लेष्मा क्या है, जो सूक्ष्म जीव और ये आते हैं उनको ये फंसा लेता है, यानी श्वसन तंत्र के अंदर जाने से रोकता है। दूसरा 2 काम करता है ये, एक श्वसन तंत्र को सूखने से बचाता है, यानी अगर बाहर से शुष्क हवा जा रही है तो उस हवा को ये नमी प्रदान करता है ताकि अंदर श्वसन तंत्र सूखे नहीं। और एक होता है तापमान का, यानी इसका जो कार्य हो गया, एक तो हो गया नमी प्रदान करना, जो बाहर से वायु आएगी उस वायु को ये नमी देता है, धूल के कणों को, बैक्टीरिया को, इनको ये रोक लेता है। और एक तापमान को भी ये नियंत्रित करता है, ताप भी देता है। जैसे बाहर से बहुत ज्यादा ठंडी हवा चली जाती है तो आपने देखा होगा मेरे जुकाम लग जाती है, तो बाहर से जब ज्यादा ठंडी हवा जाती है तो ये उस हवा को गर्म करके फिर अंदर भेजता है। और अगर बाहर से बहुत ज्यादा गर्म हवा जाती है, जैसे कि गर्मियों में होता है, लू चल रही है, ऐसी स्थिति में उस हवा को ठंडी करके भेजता है। तो ताप का मतलब ये हवा को ठंडी भी कर सकता है और गर्म भी कर सकता है। हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की एसी है ये, गर्मियों के अंदर ये ठंडी करके भेजेगी और सर्दियों के अंदर ये गर्म करके भेजेगी। अब देखो यहां पर आप ऐसे समझो, नाक का रास्ता और मुख का रास्ता जहां पे मिलते हैं, यानी ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को, यहां तक वाले भाग को कहा जाता है ग्रसनी, यानी फेरिंग्स कहा जाता है इंग्लिश में बात करें तो, फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स के भी 3 भाग हैं। जो नाक यहां पर जो है उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, तो मैं यहां लिख देता हूं नेजोफेरिंग्स। नासा गुहा एक तरह से नासा ग्रसनी है, नासा गुहा के बाद में नासा ग्रसनी। उसके बाद में देखो यहां पर एक संरचना पाई जाती है, ये जो मुख जहां पे खुल रहा है, मुख, उस मुख वाले भाग को बोलते हैं, वैसे ओरल आप जानते हैं ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। ये वाला भाग यानी जहां पर मुख ग्रसनी में खुलता है, मुख की ओपनिंग है, उस वाले भाग को बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। और यहां पे पाया जाता है कंठ, कंठ, और अपने कंठ को कहा जाता है लेरिंग्स, इसलिए इसको बोलेंगे लेरिंगोफेरिंग्स। ये तीनों जो भाग हैं वो लेरिंग्स के ही भाग हैं, अर्थात सॉरी फेरिंग्स के भाग है, ग्रसनी के भाग है ये, यानी हमने ग्रसनी को 3 भागों में बांट दिया है।
ग्रसनी देखो ऊपर से देखा जाए तो मुख में और नाक में खुल रही है, तो जहां नाक में खुलती है उसको बोलेंगे नेजोफेरिंक्स, मुख में खुलती है वहां पे बोलेंगे ओरोफेरिंक्स। और ये नली श्वास नली और भोज्य नली वहां की भी ओपनिंग है, तो वहां वाले भाग को बोलेंगे लेरिंगोफेरिंक्स। अर्थात ग्रसनी के भी 3 भाग हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि अपनी अंदर अंदर जो हवा जाती है, श्वास लेते हैं, वो हवा कहां से गुजर रही है, अर्थात वायु का पथ क्या है। ये 2 भागों में पढ़ेंगे, तो ऊपरी वाले भाग का पथ आपको यही याद करना पड़ेगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स से अब हवा जो जाएगी यानी वो जाएगी लेरिंग्स के अंदर। ये जो भाग है, या इससे भी पहले बोलूं मैं, यहाँ पे ये वाला जो छिद्र है, ये वाला छिद्र अर्थात श्वास नली का सबसे ऊपर वाला छिद्र है, इस भाग को बोलते हैं ग्लोटिस। इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, इस प्रकार से ये ढक्कन है। जैसे ही भोजन आता है तो इसके ऊपर से भोजन आएगा और ये इसको जैसे यहाँ पे है तो इसको बंद कर देगा, यानी ये जो भाग है जब भोजन आएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। और इस प्रकार से होने से क्या होगा, भोजन सिर पे, ये जो नली है इस नली को बोलेंगे भोजन नली, इसोफेगस है ये भोजन नली। तो जब भी भोजन आएगा वो इधर जाएगा, ये वाली बंद हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से है कि जब भोजन आएगा वो इसके ऊपर से हो जाएगा। जैसे ही भोजन को निकल लिया जाएगा तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है और ये छिद्र है वो खुल जाता है, हवा जाएगी इधर। ये जो नली है इस नली को कहा जाता है श्वास नली, ट्रेकिया, ये श्वास नली है। अब देखो यहां जो ये छिद्र था ग्लोटिस, ग्लोटिस से नीचे पाया जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम बोल सकते हैं अपना कंठ है ये, जिससे अपनी ध्वनि निकलती है। इसके अंदर 2 ऐसे वोकल कॉर्ड होते हैं, तंतु होते हैं। जब हम बोलते हैं तो अंदर से हवा को हम बाहर छोड़ते हैं, हवा जब बाहर आती है तो ये कंपन इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर है, वो कंपन होता है और उस कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। हम दाब को कम ज्यादा करके और जो वायु छोड़ते हैं उसकी मात्रा को हम कम ज्यादा करके अलग अलग प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं। महिलाओं का कंठ थोड़ा पतला होता है और पुरुषों का कंठ बड़ा होता है, क्योंकि इनके अंदर जो कंपन होते हैं, महिलाओं में लगभग 500 कंपन पर सेकंड होते हैं, सॉरी पुरुषों के अंदर 500 होते हैं और महिलाओं के अंदर 1000। महिलाओं में कंपन की संख्या ज्यादा है, और जब भी कंपन की संख्या ज्यादा होती है तो आवाज पतली हो जाती है, इसलिए महिलाओं की आवाज है वो पतली होती है। अब देखो लेरिंग्स से आ गया, लेरिंग्स से अब ये जो बड़ा भाग है श्वास नली यानी ट्रेकिया, अब वायु जाएगी ट्रेकिया में। यहाँ की जो ट्रेकिया है उस ट्रेकिया के सी आकार के वलय यहाँ पे पाए जाते हैं, इसके अंदर छल्ले। वैसे यहाँ तक का जो भाग है वही है ऊपरी श्वसन तंत्र, ये ऊपरी है। और ग्लोटिस के नीचे वाला यानी जो ट्रेकिया, सॉरी लेरिंग्स के नीचे यानी ट्रेकिया जो स्टार्ट हो गया है वो वाला भाग निचला श्वसन तंत्र होता है। तो अब हम चलते हैं निचले श्वसन तंत्र की ओर, और अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ट्रेकिया से स्टार्ट करेंगे। ट्रेकिया है वो, उसमें सी के आकार के छल्ले पाए जाते हैं, उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं, ताकि वो जो श्लेष्मा आता है उसको अंदर निगल लेते हैं, अंदर भेज देते हैं। अब मैं एक नली बना रहा हूं, यहां पे ये कंठ होता है इस प्रकार से, ये कंठ है और यहां से नली प्रारंभ होती है। मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा क्योंकि स्पेस अपने पास इतना ही। ये श्वास नली, इस श्वास नली में ये ट्रेकिया है पहला यहाँ पे, क्योंकि लेरिंग्स के बाद में हवा जाएगी ट्रेकिया में, और ट्रेकिया के अंदर इस प्रकार के सी के आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, जैसे हवा ऐसे हो सकते हैं, ऐसे होते हैं, यानी चौड़ा हो सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बंद नहीं होगा। जब ये वाले भाग टच हो जाएंगे तो ये और अधिक बंद नहीं हो सकते। अर्थात ये सी के आकार के उपास्थि के जो वलय होते हैं ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, चिपकेंगे नहीं कभी। अब बात करते हैं फेफड़ों में हवा जाएगी। तो मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वो 2 फेफड़े होते हैं, ये वाली जो साइड होती है वो बाईं तरफ होती है और ये वाली साइड होती है वो दाईं तरफ होती है। इस प्रकार से ये अब श्वास नली है वो 2 भागों में बट जाती है। पहले मैं फेफड़ों का चित्र बना देता हूं ताकि अपने ये समझ में आ जाए। इधर अपने इस प्रकार से फेफड़े होते हैं,
और इसके अंदर दो पालियां होती है इस प्रकार से, और इधर वाला जो फेफड़ा है इस वाले को थोड़ा इस प्रकार से बनाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये जो फेफड़े बनाए हैं इनके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण का बहुत बड़ा महत्व है। आप ऐसे समझ सकते हैं अपने जो भी अंग है वो अंग किसी ना किसी आवरण से ढके हुए रहते हैं। जैसे मस्तिष्क की बात करें तो मेनिन्ज होते हैं, और अगर हार्ट की बात करें तो कार्डियम पाई जाती है वहां पे। यहाँ पे जो फुफ्फुस आवरण कहते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं प्लीयूरा। प्लूरा ये क्या करती है, इसको ढकती है और सुरक्षा प्रदान करती है। और ये दोनों फेफड़ों के अलग अलग पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही झिल्ली ने दोनों फेफड़ों को ढक रखा है, दोनों के लिए अलग अलग आवरण पाए जाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो दायां फेफड़ा है इसके अंदर 3 पालियां हैं, बाएं फेफड़े में 2 पालियां हैं। यहाँ पे बायां से आप याद रख सकते हो बाई और बाइलोब। लोब का मतलब होता है पाली और बाई का अर्थ होता है 2। ऐसा ही एक शब्द आया था अपने पास कि बाई और बाइकस्फीड वाल्व पाया जाता है। बाइकस्फीड वाल्व हार्ट के अंदर बाई और बाइकस्फीड, और इधर ट्राइकस्फीड था। ट्राई का अर्थ होता है 3। तो देखो यहाँ पे 1, 2 और 3 पालियां भी 3 ही है। यानी जैसा सिस्टम वहां है वो हार्ट के अंदर था, वैसा ही सिस्टम श्वसन तंत्र में फेफड़ों में पाया जाता है। ये वाले फेफड़े थोड़े बड़े होते हैं, इधर वाले फेफड़े थोड़े छोटे होते हैं। छोटे होने का कारण है कि यहाँ पर इस ट्रेकिया के नीचे ये जो स्पेस है यहाँ पे पाया जाता है हार्ट की लोकेशन है। और हम जानते हैं हार्ट थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ रहता है, तो बाईं ओर वाला फेफड़ा थोड़ा सा दब गया है, और दब गया है तो हृदय को स्थान देने के कारण उसका थोड़ा सा क्षेत्रफल घट गया है। तो ये इस प्रकार से है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो नली है यानी एक श्वास नली 2 भागों में बट गई है। इस पहली नली को कहा जाता है प्राथमिक श्वास नली, या इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रेंक्यूल्स बोलेंगे, सॉरी ब्रोंकस बोलेंगे, ब्रोंकस। या ब्रोंकाई है इसका नाम, ब्रोंकस तो नहीं चाहेंगे, ब्रोंकाई डबल आई, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। इस प्राइमरी से फिर ये आगे ये भी 2 शाखाओं में बढ़ जाएगी ऐसे। तो अब ये वाली जो है सेकेंडरी ब्रोंकस कहलाएगी। श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी बोलेंगे। और ये फिर जैसे द्वितीयक श्वसनी आ रही है, ये भी फिर आगे और शाखाओं में विभाजित हो जाती है। आप ये बात याद रखना, श्वास नली 2 में बटेगी, वो प्राथमिक, और प्राथमिक से जो निकलेगी वो द्वितीयक, और द्वितीयक से निकलेगी वो तृतीयक। तो यहाँ पर ये जो नली है इसको हम बोल सकते हैं टर्सरी ब्रोंकस। टर्सरी से भी आगे जो निकलेगी उनको बोलेंगे, जैसे ये आगे जा रही है और इससे भी आगे शाखाएं निकल गई है, तो ये जो शाखा होगी इसको बोलेंगे ब्रेंक्यूल्स। और सबसे लास्ट में जो ब्रेंक्यूल होगी उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स। अब ये जो टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स है ये आगे चल के खुलती है। ऐसे ही कोशिकाओं का, ऐसे एक अंगूरों के गुच्छी जैसी संरचनाएं पाई जाएगी। और इसको कहा जाता है, इसकी जो गुहा है उसको बोलेंगे एट्रियम। और इस पूरी संरचना को बोलेंगे, ये जो भाग है इतना सा भाग है ये आधा, यानी अंगूरों के गुच्छों में एक अंगूर है, उस एक अंगूर को बोलेंगे कुपिका या एल्वियोलाई। हिंदी में इसको बोलते हैं कुपिका। और यही वो स्थल है जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखो श्वसन पथ की बात करें तो ट्रेकिया से जाएगी प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ब्रेंक्यूल्स।
यानी और अधिक शाखाओं में विभाजित होती जा रही है। आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कोई भी पौधा, मान लो खेजड़ी का नीम का पौधा है, तो एक तना होता है, उससे फिर शाखाएं निकलती है, उससे और शाखाएं, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे फेफड़ों में हो रहा है। और ब्रेंकियोल से एट्रियम में, यानी ये नली है वो एट्रियम, इसकी गुहा है, वहां से जाएगा एल्वियोलाई में। और गैसों का जो आदान प्रदान होगा वो यहीं पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। जैसे हमने पढ़ा था उत्सर्जन के अंदर कि नेफ्रॉन होती है उत्सर्जन की इकाई, मस्तिष्क की इकाई तंत्रिका होती है, शरीर की इकाई कोशिका होती है, ऐसे ही फेफड़ों की इकाई वो कूपिका होती है, इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोलाई। तो यहां से अपने को ये श्वसन पथ भी समझ में आता है कि किस प्रकार से हवा अंदर जाती है। इसको हम जब गैसों का आदान प्रदान पढ़ेंगे, चलो अभी पढ़ लेते हैं पहले इसी को, क्योंकि अपना गैसों का आदान प्रदान ही चल रहा है। इस कूपिका में देखो गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा। अब मैं इस चित्र को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। ऐसा अंगूरों का एक गुच्छा पाया जाएगा और इसमें यहां पे कोशिकाएं पाई जाएगी ऐसे, और इन कोशिकाओं की झिल्ली बहुत पतली होगी। ध्यान देना, ये वाली जो एक संरचना है, इस एक संरचना को ही कहते हैं कूपिका। ये पूरा कूपिका नहीं है, एक जो ये गुच्छा है ये वाला, इसको बोलेंगे कूपिका। इसकी गुहा है, यहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हवा यहां से आती है तो वो हवा यहां तक भी आएगी, यानी यहां पर जो हवा आएगी उस हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी गैसें होगी, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं, यहां से जैसे ऑक्सीजन आती है, यहां पे रहती है एक रक्त नलिका, और इस रक्त नलिका एक तरह से बोल सकते हैं कैपिलरीज होती है, बहुत बारीक महीन नलियां होती है, इनकी दीवार बहुत पतली होती है। यहां से जो रक्त लेकर आती है वो होती है धमनी, और इस धमनी में नीले रंग का रक्त रहता है, अर्थात इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहती है। होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है तो यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है इधर, यानी कूपिका के अंदर आती है, और कूपिका से जो ऑक्सीजन है वो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे रक्त ऑक्सीजनित हो जाता है और ये रक्त लाल रंग का हो जाता है, और अब ये जाएगी शिरा, और शिरा की सहायता से अब ये कहाँ पे पहुंचा देंगे, रक्त को हृदय में पहुंचा देंगे। ये जो रक्त आया था धमनी लेकर आई थी, अशुद्ध रक्त लेकर आई थी, विऑक्सीकृत रक्त लेकर आई थी धमनी, फुफ्फुस धमनी की सहायता से यहाँ पे आया था, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इधर है वो कूपिका में आ गई है, कूपिका से ऑक्सीजन यहाँ चली गई है, रक्त लाल हो गया है, ऑक्सीकृत हो गया है, और ये शिरा की सहायता से ये फुफ्फुस शिरा होगी जो हृदय को, रक्त को हृदय के अंदर लेकर जाएगी। तो शुद्ध रक्त एक प्रकार से हृदय के अंदर पहुंच जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो आदान प्रदान होता है वो इस प्रकार से होता है कि ऑक्सीजन आएगी, वो रक्त नालिका में आएगी, और रक्त नालिका से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई, इसको हम श्वास से बाहर निकाल देते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से सभी गैसें जाती है, उनमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इधर चली गई, तो इसमें जब हम बाहर निकालेंगे सांस, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने ऑक्सीजन ली वो पूरी की पूरी काम में आ जाती है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में 78% गैस N2 होती है, 21% गैस O2 होती है, 0.03% CO2 गैस होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी की सारी गैसें हमारे अंदर जाती है, और जब हम बाहर निकालते हैं तो ये सारी की सारी गैसें बाहर निकलती है। आप सोचते होंगे कि ये ऑक्सीजन है पूरी की पूरी काम में ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अंदर लेते हैं तो 21% होती है, जब हम इस ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसके अंदर इसकी मात्रा 16% होती है, अर्थात 5% ऑक्सीजन ही काम में आती है, बाकी 21 की 21 काम में नहीं ले सकते। दूसरा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर ले रहे हैं तब तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड भी हम अंदर ले रहे हैं। आपसे कोई जर्नलिस्ट छोटे बच्चे से पूछते हैं कि हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, कोई फिल्टर तो यहाँ पे लगा हुआ है नहीं, सारी जाती है। लेकिन प्रश्न वो ऐसा होता है कि उपयोग में कौन सी आती है, तो उपयोग में कौन सी आएगी, ऑक्सीजन आएगी। अब यहाँ पे इतनी गैस है 0.03% वो अंदर जाती है, बाहर कितनी आएगी उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लगभग हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 4%। देखो यहां पर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो दाब के आधार पर होता है। उस दाब को हम बोलेंगे आंशिक दाब।
आंशिक दाब इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो अंश है किसी एक का। जैसे अगर मैं बात करूं कि वायुमंडल में कुल दाब कितना है, अगर कुल दाब की बात करें तो 760 mm ऑफ Hg है, 760 वायुमंडलीय दाब है। अब इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का दाब कितना है, तो ऑक्सीजन 21% है, तो 21 ही लगाएगी, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं 760 इंटू 21/100। तो ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब आ जाएगा, लगभग आएगा 159। जब हवा अंदर जाएगी तो वहां पर उसमें ऑक्सीजन का दाब होगा इतना। अब अगर यहां पे मान लो ये धमनी से रक्त आ रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन का दाब 159 से कम है, मान लो 95 है, यहाँ पे दाब इतना ही है, तो यहाँ पे दाब ज्यादा है, यहाँ पे दाब कम है, इसलिए यहाँ की ऑक्सीजन अपने आप ही यहाँ पे आ जाती है। सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होता है, यानी इनका आंशिक दाब जिसका ज्यादा होगा तो ज्यादा से कम की ओर अपने आप ही वो विसरण विधि से जाती है। आप ऐसे समझ सकते हो, अधिक दाब है उधर से कम दाब की ओर जाएगी, और इस क्रिया को हम बोलेंगे विसरण, यानी कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। अणुओं का ये मूलभूत गुण है कि वो अपने आप ही गतिमान रहते हैं, अपने आप ही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ये था कूपिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों की इकाई है वो कूपिका है, और बहुत सारी कूपिकाएं पाई जाती है। अगर हम अपने फेफड़ों को फैला के रख दे खोल के सारे को, कम से कम 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल हो सकता है। अब बात करते हैं उत्तकों की। उत्तकों में आदान प्रदान कैसे होगा, जैसे ये रक्त नलिका है और ये जो रक्त नलिका आ रही है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होगी, और ये कोशिका है, तो यहाँ पे जब श्वसन होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो इसका दाब यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का दाब होगा। तो हम जानते हैं कि अधिक दाब से कम दाब की ओर ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का दाब है वो अधिक है, इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से ऑक्सीजन उतर गई है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वापस रक्त के अंदर आ गई है। अब ये वाला जो रक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आते ही ये कैसे रंग का हो जाएगा, नीला। आया था तब कैसा था, लाल, तो ऑक्सीजन दे दिया, नीला। अब ये शिरा की सहायता से वापस हृदय में, और हृदय से वापस फेफड़ों में लाया जाएगा। यहां पे भी दाब का इंपॉर्टेंस है। तो ये था गैसों का आदान प्रदान। अब हम देख लेते हैं गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन हम दो का परिवहन पढ़ेंगे, एक ऑक्सीजन का भी परिवहन होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन होगा। हम जानते हैं ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा किया जाता है। आरबीसी में एक प्रोटॉन होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, और उसकी अवस्था होती है Fe+2। एक अगर मैं आरबीसी की बात करूं, अब आपको लगेगा कि सर तो फेंक रहे हैं, आश्चर्य होगा आपको। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, उनकी संख्या होती है 25 करोड़। अपने शरीर की सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी, और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें और कोशिकांग तो कुछ भी नहीं है, इसको तो सिर्फ लाना ले जाना है ऑक्सीजन को बिठाकर, और इतने सारे हीमोग्लोबिन यहाँ पे पाए जाते हैं। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। परमाणु की बात करेंगे तो 8। तो आप समझ सकते हैं कि एक आरबीसी के अंदर 100 करोड़ ऑक्सीजन ले जा सकती है। एक आरबीसी की क्षमता है 100 करोड़ आरबीसीओं को लेके जा सकती है। खास बात ये होती है, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसमें आयरन जो है वो Fe+2 के रूप में ही रहता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। Fe+2 है तो ये +2 के रूप में ही रहता है। यहां पे जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन बोलते हैं इस क्रिया को। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी Hb और 4 O2 जब ये जुड़ जाते हैं तो ये लाल रंग का होता है, और तभी अपने को रक्त है वो लाल रंग का दिखता है। वरना आरबीसी है, अगर ऑक्सीजन उसके अंदर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसके अंदर ज्यादा है तो वो नीले रंग की दिखाई देगी। इसको बोलेंगे ये हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन का जुड़ना है एक तरह से। तो होता क्या है, देखो जैसे हीमोग्लोबिन आरबीसी ये जब ऑक्सीजन को लेके उत्तकों में जाएगी तो ऑक्सीजन प्रवेश करेगी यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन को कहाँ पे आना होगा, हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए आरबीसी के अंदर आना होगा। आरबीसी में आएगी, आरबीसी फिर यहाँ तक लेके आएगी, और उत्तक में आने के बाद में इससे वापस रिवर्स क्रिया करनी पड़ेगी। इन दोनों को वापस से तोड़ना पड़ेगा, अलग करना होगा, और ये इनके दाब से ऑटोमेटिकली ही हो जाता है।
आप ये मान सकते हैं ऑक्सीजन का 97% परिवहन वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा से होती है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये एक रक्त नलिका है और इस रक्त नलिका में यहाँ पे ये कोशिका है और ये आरबीसी है। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो यहाँ से इस ऑक्सीजन को यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। आरबीसी को मैं कह सकता हूं कि ये एक प्रकार की बस है और इस रक्त नलिका को मैं कह सकता हूं कि ये एक प्रकार की सड़क है। इस बात को समझना कौन सी चीज का क्या रोल है। आरबीसी एक बस है, बस के अंदर सीट लगी हुई है, यानी इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको मैं मान सकता हूं सीट, और एक सीट पे कितनी सवारियां बैठेगी? 4, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाएगा। जब ये यहां से आएगी बस भर जाएगी तो ये रवाना हो जाएगी। अब बस क्या है, रुकती तो है नहीं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, तो बस तो चलती चलती बस में ही सवारियां चढ़ती है, आप ऐसे मान सकते हो। और इतनी फास्ट चलती है कि 97% ही लेके जाती है, 3% सवारियां तो इधर रक्त में प्लाज्मा के अंदर, यानी ऑक्सीजन है वो तो प्लाज्मा के अंदर ही रह जाती है। साथ साथ बस के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ही यहां जब उत्तक होगा, ये उत्तक है, तो यहां से वापस यहाँ ऑक्सीजन को, तो सीट जो थी यहाँ पे ऑक्सीजन जो बैठी थी उसको उतरना पड़ेगा और यहाँ पे आना पड़ेगा। तो 3% सवारियां तो पीछे भागती भागती मतलब रक्त प्लाज्मा के अंदर ही आ जाती है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि सड़क कौन है? रक्त नलिका। बस कौन है? आरबीसी। और सीट कौन है? हीमोग्लोबिन। अगर आपसे पूछे कि सवारी कौन है, तो सवारी है ऑक्सीजन। अगर ये 4 बातें समझ में आ गई तो आपके समझ आ जाएगा। अब देखो बस में सवारियां चढ़ेगी कहाँ पे? कुपिका में। कुपिका यानी फेफड़ों के अंदर यहाँ पे चढ़ेगी, उतरेगी कहाँ पे? उत्तकों में। अब जब ये बस वापस आएगी, यानी ये रास्ता नहीं होगा, अब सड़क जाने की दूसरी है, आने की दूसरी है। ये वाली जो ले जाने वाली सड़क थी वास्तव में वो क्या थी? धमनी थी। और लाने वाली जो सड़क होगी उसको क्या बोलेंगे? ये सिरा होगी। अब जब ये वापस लेके आएगी उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना। अब की बात सवारी बदल गई है, सवारियां हैं ऑक्सीजन वो सिर्फ जाती है, आने वाली सवारियां दूसरी है। अब आने वाली सवारी का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो आरबीसी के द्वारा नहीं किया जाता है, लगभग आरबीसी लेके आएगी तो वो 27 या 25% मान सकते हो, 27%, 25 से लेकर 27% कार्बन डाइऑक्साइड को बिठाती है, क्योंकि ऑक्सीजन इसकी फेवरेट सवारी है। इनको तो 90% पूरी भर जाएगी तब चलेगी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ये नाराज है, इनसे चलती रहती है, सवारियां भागती रहती है, पीछे 27% ही बैठ पाती है। बाकी जो बच गई 70% वो आती है बाइकार्बोनेट्स के रूप में प्लाज्मा के अंदर घुल कर आती है। तो ये था इसका परिवहन। अब देखो बात करते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट भाग था श्वसन। सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही है क्योंकि कोशिकाओं तक जब ऑक्सीजन पहुंच गई है तो अब उसका ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण किया जाएगा और ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। देखो श्वसन में यहाँ पे गैस काम में आएगी, ऑक्सीजन काम में आएगी। अब एक दो बिंदु है इसके कि जैसे सिलेंडर से भी कभी पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है, उसके अंदर कौन सी गैस भरते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि गोताखोर पानी में जाते हैं तो सिलेंडर लेके जाते हैं, वो कौन सी गैस लेके जाते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में ये 21% है और N2 है वो 78% है। सिलेंडर में हम अपने जो सिलेंडर भरा उसमें हमें 100% ऑक्सीजन भरें और ले जाएं, तो ऐसा ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ले जाएंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और ज्यादा ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से परमानेंटली जुड़ जाएगी, उत्तकों का ऑक्सीकरण कर देगी, उत्तकों में ज्यादा पहुंच जाएगी। तो इसलिए हम उसके अंदर ये वाली गैस मिलाएं क्या सिलेंडर में, हमें जो वायुमंडल जो हम सांस लेते हैं वही अनुपात अगर हम सिलेंडर में रख देंगे क्या, देखो सिलेंडर में रखेंगे इन्हीं को इसी अनुपात में अगर रख देंगे तो ज्यादा दाब के कारण ये दोनों गैसें आपस में क्रिया कर लेगी, सिलेंडर में दाब ज्यादा होगा। दूसरा, अधिक दाब से जब ये अपने नाइट्रोजन अपने शरीर में जाएगी तो वहां पर भी उत्तकों से क्रिया कर सकती है, अर्थात हम ये भी नहीं ले सकते। दो क्रियाएं हो गई, 100% O2 भी नहीं ले सकते और 78% N2 ये भी हम नहीं ले सकते। तो फिर लेते क्या है, हम लेते हैं यहाँ पे 22% तो लेते हैं O2 और 78% लेते हैं हीलियम। एक गैस है, सिलेंडर के अंदर इन दो गैसों को भरा जाता है।
और कारण क्या है, अधिक दाब के साथ भी, उत्तकों के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में कोई क्रिया नहीं करती है, और 100% ऑक्सीजन नहीं ले सकते क्योंकि वो उत्तकों का ऑक्सीकरण कर देगी। इस प्रकार से इसका एक इफेक्ट और दिखने को मिलता है हमें, जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पर वायुमंडलीय दाब घटता है, 760 से कम होता जाएगा तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब घट जाएगा। तो जैसे जैसे हम ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो वहां सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, यही वाला सिस्टम वहां पे चलेगा। अब बात करें श्वसन की। जब फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ और ब्लड की सहायता से उसको उत्तकों में पहुंचा दिया, और उत्तकों में ब्लड के साथ में भोजन भी पहुंचा है। भोजन की बात करें तो C6H12O6 पाया जाता है, ये भोजन है ग्लूकोज। इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। अब मैं ऑक्सीकरण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मनुष्य में वायवीय श्वसन है, इससे इसको देनी पड़ेगी ऑक्सीजन, ग्लूकोज को देंगे हम ऑक्सीजन। ये क्रिया संपन्न होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोशिका का एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे संपन्न होगी, और इसके पूर्ण जब ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनेगी और ऊर्जा बनेगी। ये जो समीकरण लिखा है मैंने लिखा है श्वसन का। श्वसन की परिभाषा ये है, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इस क्रिया को कहा जाता है श्वसन। और ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, अर्थात ऊर्जा जो पैदा होगी वो बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा पैदा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। ये जो हमें ऊर्जा मिलती है वो डायरेक्टली नहीं मिलती, हमें मिलती है एटीपी के रूप में, एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा बंध के रूप में मिलती है अपने को, फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारा जो वैश्विक तंत्र चलता है, पैसों से चलता है, सारा व्यापार जो चलता है पैसों का लेन देन होता है, वैसे अपने शरीर में जो भी लेन देन है, जो भी कार्य हो रहे हैं वो ऊर्जा के कारण हो रहे हैं, अर्थात एटीपी के रूप में वो ऊर्जा संचित रहती है। ये क्रिया, एक क्रिया देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस तीर को इधर से हटा के इधर लगा दूं, यानी श्वसन के विपरीत अगर इस क्रिया को कर देते हैं तो ये क्रिया अब श्वसन नहीं रहती, ये क्रिया बन जाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, और ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, ये क्रिया होती है हरित लवक में। हरित लवक में जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ऊर्जा यहां पे देंगे नहीं, सॉरी ऊर्जा तो देंगे, ऊर्जा जो देंगे वो किसकी सहायता से देंगे, प्रकाश की सहायता से, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत हो गया। तो यहां प्रकाश, ये ऊर्जा भी देनी पड़ेगी, और देगा कौन, सूर्य देगा। हरित लवक में क्रिया संपन्न होगी, इस क्रिया को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे काम में क्या क्या आ रहे हैं, CO2 और H2। देखो प्रकाश संश्लेषण में चार चीजें काम में आ रही है, एक प्रकाश, एक हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये जड़ से मिल जाता है, ये वायुमंडल से मिल जाता है, पौधा हरा है और धूप में खड़ा रहता है, तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। देखो अपने यहाँ जो काम में आई है ऑक्सीजन, वो भी पौधों ने वापस हमें दे दी और भोजन भी हमें दे दिया। तो ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की उल्टी क्रिया है, इन दोनों क्रियाओं को कहा जाता है, वैसे ये वास्तव में रेडॉक्स क्रिया है। उपचय और अपचय, इसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं यहां पर हो रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये था श्वसन। आपने देखो श्वसन में एक और बता दूं, एक अंग और आता है डायफ्राम। इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये एक उपास्थि से बना हुआ अंग है, ऐसे कह सकते हैं कि अपनी वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में, यानी ये अपनी जो गुहा है उसकी ये बीच में इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे ये वक्ष गुहा है और इधर उदर गुहा है। इसका श्वसन में बहुत ही बड़ा रोल है, जब अपन सांस लेते हैं उसमें इसका बड़ा रोल है। ये जब चपटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी ये जब चपटा होगा इधर से, तो अपनी पसलियों को ऊपर की ओर उठाता है, ऊपर की ओर उठाने से अंदर का दाब कम हो जाता है और श्वसन ज्यादा है अंदर। अर्थात हम जो सांस लेते हैं उस सांस में दो क्रियाएं होगी, एक होगी अंतः श्वसन और एक होगा बहिः श्वसन या बाह्य श्वसन। अगर इंग्लिश की बात करें तो एक को बोलेंगे इंस्पिरेशन
और एक को बोलेंगे एक्सपीरेशन। अभी मैंने बताया था डायफ्राम, डायफ्राम के साथ में मांसपेशियां और जुड़ी रहती है, अपनी जो पसलियां होती है उनसे मांसपेशियां जुड़ी रहती है, वो भी इसकी मदद करती है। उनको बोलते हैं इंटर कोस्टल मसल्स। दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक बाहर खींचने वाली और एक अंदर दबाने वाली। ये दो चीजें मिलकर काम करती है। ये पसलियों को खींचेगी तो दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा हवा अंदर जाएगी। जब ये दबेगी तो दाब ज्यादा हो जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी, यानी अंतःशोषण और ये होगी। इसमें देखो ये वाली क्रिया है वो एक सक्रिय अवस्था है, यानी हमें जानबूझ के खींचना पड़ता है और बाहर निकालने के लिए हमें कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है, यानी ये एक निष्क्रिय अवस्था है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप होने वाली अवस्था है। देखो अगर मैं बात करूं श्वसन दर की, कि हम कितने सांस लेते हैं, अगर 1 मिनट में सांस की बात करें हम तो लगभग 12 से लेके 15 या 16 तक अपन सांस लेते हैं, इतने सांस लेते हैं। अगर मैं एक सांस की बात करूं कि एक सांस में हमें कितना समय लगता है, तो आप ऐसे मान लो लगभग 5 सेकंड का समय लगता है, और 3 सेकंड हवा को अंदर लेने में लगता है और 2 सेकंड हवा को बाहर लेने में, यानी अंदर लेने और बाहर निकालने का जो टाइम का अनुपात है वो 2:3। अंदर लेने में 3 सेकंड लगेगी, उसी हवा को बाहर निकालने में 2 सेकंड का समय लग रहा है। इससे हमें यह भी पता लग रहा है कि जब हवा अंदर जाती है तो धीरे जाती है और बाहर आएगी तो हवा तेज जाती है। तो ये थी श्वसन दर और इसकी अवस्थाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डायफ्राम। अगर किसी व्यक्ति का जैसे एक्सीडेंट हो गया, अंदर डायफ्राम फट गया, तो उस आदमी की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकता है। तो ये था हमारा श्वसन तंत्र। आगे वाले भाग में हम देखेंगे कि किस फेफड़ों के आयतन कौन कौन से हैं, कितने आयतन है, फेफड़ों की क्षमताएं क्या है, और श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद साथियों।